नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसकी शुरुआत एक ऐसे गैंग की कहानी से करेंगे जिसके बारे में आम लोगों को बेहद कम जानकारी रही होगी। लेकिन इस गैंग ने 7 राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा है। याद कीजिए 10 नवंबर को देहरादून में हुई गोल्ड की लूट, वो वारदात जिसने पूरी उत्तराखंड पुलिस को एक चुनौती दे दी थी। जब केस की पड़ताल हुई तो पता चला कि इस लूट के पीछे ही यही इंटरस्टेट गैंग है, जिसे चलाता है बिहार की जेल में बैठा एक 8वीं पास अपराधी। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम लूटकांड का सबसे सनसनीखेज खुलासा। जिस गैंग ने लूटा शोरूम, उसका बॉस निकला इंटर स्टेट लुटेरा। सात राज्य, 300 किलो सोना, 200 चोरों का गैंग। हिंदुस्तान की मनी हाइस्ट का प्रोफेसर। आज न्यूज 18 लुटेरों के एक ऐसे गैंग का खुलासा करने जा रहा है जिनकी मॉडस ऑपरेंडी सबसे अलग है। लुटेरों का ऐसा गैंग जो किसी प्राइवेट कंपनी की तरह काम करता है। गैंग का ढांचा ऐसा कि एक बदमाश दूसरे बदमाश से पूरी तरह अनजान होता है, लेकिन फिर भी ये गैंग एक साथ बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं और इन्हें ऑपरेट करता है इनका प्रोफेसर सुबोध सिंह। सुबोध सिंह का काम करने का तरीका कुछ मनी हाइट्स वेब सीरीज के प्रोफेसर की तरह मिलता है, जो बिहार के किसी जेल में बैठकर पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। वहीं से वो लूट का प्लान बनाता है, समय और बार भी तय करता है, जिसके बाद सुबोध लूट के लिए लोगों को भी हायर करता है। और ये वो लोग रहते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान रहते हैं। ऐसी ही कुछ लूट की पूरी दास्तान लिखी गई थी देहरादून के ज्वेलर्स शोरूम के लिए। नाम सुबोध सिंह, पता बेऊर जेल बिहार, काम सोना लूटना, दायरा 7 राज्य। सरगना सुबोध सिंह है, बिहार के पटना के बेऊर जेल में बंद है। सुबोध सिंह जेल से ही चैन स्नैचर्स और सोना लूटने वालों को अपने गिरोह में भर्ती करता है। मजेदार बात यह है कि 300 किलो से ज्यादा सोना लूटने वाले गिरोह का सरगना महज 8वीं पास है, फिर भी गोल्ड हाईएस्ट का वो बेताज बादशाह है। नवंबर 2023 देहरादून। शहर के सबसे बड़े इलाकों में से एक राजपुरा रोड पर एक नामी कंपनी का ज्वेलरी शोरूम है। हर दिन की तरह उस सुबह भी कर्मचारी शोरूम खोलकर साफ सफाई कर रहे थे कि तभी ग्राहक की शक्ल में करीब 5 बदमाश दाखिल हुए। पूरे स्टोर को बंधक बना लिया गया। बदमाशों ने करीब 20 करोड़ की ज्वेलरी लूटी थी। ज्वेलरी लूटकांड की जांच जैसे ही शुरू हुई तो पुलिस के तार बिहार में बैठे सुबोध गैंग से जुड़ते दिखे। पुलिस ये समझ गई थी कि लूट की घटना को अंजाम देने वाला कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, बल्कि 7 राज्यों में 300 किलो से ज्यादा सोने को लूटने वाला सुबोध गैंग के ही लुटेरे हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए देहरादून पुलिस उत्तराखंड से बिहार तक जा पहुंची और वैशाली से एक बदमाश को गिरफ्तार किया तो सारा सच सामने आ गया। जिसके बाद दूसरे बदमाश को पीलीभीत से गिरफ्तार किया तो साफ हो गया कि हो न हो लुटेरों के प्रोफेसर सुबोध सिंह के इशारों पर ही देहरादून लूटकांड को भी अंजाम दिया गया। अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है इसमें 9 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें 2 लोग जो घटना में शामिल थे वो भी अरेस्ट हुए हैं। उनसे भी कुछ पूछताछ हमारी जानकारी मिली। अन्य लोग जो इसमें षड्यंत्र में शामिल थे या गाड़ियां मुहैया कराते थे या पैसे को ट्रांजैक्शन में लोगों की मदद करते थे, ऐसे लोग को भी हमने 7 लोग को अरेस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं सारी इन्वेस्टिगेशन की लाइन जो है या अन्य प्रदेशों में भी हम देख रहे हैं, चाहे वो लाइन कहीं ना कहीं बेऊर जेल के अंदर वहाँ के जो सरगना बंद है उन तक जा रही है। क्योंकि इसके लिए हमें पुख्ता साक्ष्य जो आवश्यकता है वो सभी बयानों के आधार पर कलेक्ट किया जा रहा है और आने वाले समय में साक्ष्यों के आधार पर 100% वहाँ पर बेऊर जेल के अंदर जो भी अपराधी गैंग को ऑपरेट कर रहा है उसको वारंट बी पर लाके पूछताछ की जाएगी।
पुलिस ने जब सुबोध सिंह के बारे में जानकारी खंगालनी शुरू की तो पता चला कि सुबोध सिंह जेल से ही गैंग चलाता है। गैंग में करीब 200 से अधिक चोर हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि देश में सोना लूट की 70% वारदातों में सुबोध गैंग शामिल है। यानी लुटेरों का प्रोफेसर जेल से बैठे बैठे गैंग चला रहा है। जब पुलिस ने उसके बारे में और जानकारी खंगाली तो पता चला कि सुबोध सिंह गैंग ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चेन्नई, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में सोना लूट को अंजाम दे चुका है। यानी दायरा 7 राज्यों से बढ़कर 11 राज्यों तक पहुंच चुका है। लेकिन सुबोध सिंह के अपराध का तरीका नहीं बदला। सुबोध की गैंग में चोर स्नेचरों की भर्ती लगातार चलती रहती है। जैसे ही कोई छोटा अपराधी जेल पहुंचता है तो सुबोध के गुर्गे उस पर नजर रखते हैं, उसको हर प्रकार की सुख सुविधा मुहैया कराते हैं और उसका ब्रेन वॉश कर उसको सोना लूट के लिए तैयार करते हैं। सुबोध गैंग ज्वाइन करते ही अपराधियों की जमानत करा दी जाती है। फिर जेल से निकलने पर इन अपराधियों को अच्छा खाना, महंगे मोबाइल, जूते, कपड़े उसके गुर्गों की तरफ से दिए जाते हैं। दावा तो यहाँ तक है कि सुबोध अपने गैंग के कई लोगों को सैलरी और इंसेंटिव भी ऑफर करता है। फिर पूरी तरह भरोसे में लेने के बाद इन अपराधियों को सोना लूट की बड़ी वारदात के लिए भेजा जाता है। इस गैंग की बड़ी लूट वारदातों को देखें तो उदयपुर में मल्लपुरम गोल्ड फाइनेंस के ऑफिस से 24 किलो गोल्ड, कटनी में मल्लपुरम गोल्ड फाइनेंस के ऑफिस से 16 किलो गोल्ड, जरीपट्टी महाराष्ट्र में मल्लपुरम में 29 किलो सोने की डकैती, बैरकपुर बड़ा नगर बंगाल में मल्लपुरम में 22 किलो सोने की डकैती, सांगली में ज्वेलरी शोरूम में 14 करोड़ के गहने की लूट, नागपुर में 15 करोड़ कीमत के करीब 29 किलो सोने की लूट, हीरापुर बंगाल में 56 किलो सोने की लूट, देहरादून ज्वेलरी शोरूम से 20 करोड़ सोने की लूट, देहरादून ज्वेलरी शोरूम से 20 करोड़ सोने की लूट शामिल है। यानी 8वीं पास अपराधी ने लुटेरों की ऐसी कंपनी खड़ी की जो पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क बनाकर सोना लूट रही है। मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे है, लेकिन फिर भी 11 राज्यों की पुलिस बेबस है। अब महाराष्ट्र पुलिस बी वारंट पर बिहार से लेकर जा रही है। उम्मीद है लुटेरों के प्रोफेसर से उसके हर गुनाह का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सहारनपुर में एक भाई ने अपनी बहन की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि बहन लगातार फोन चला रही थी और ये उसके भाई को पसंद नहीं था। आरोपी ने बहन से नाराज होकर सीधा उसके सिर में गोली मारी और फरार हो गया। बहन ने की फोन कॉल, भाई बन गया काल। मोबाइल के लिए बहन का मर्डर। ये खौफनाक वारदात सहारनपुर की है। बहन का मोबाइल चलाना भाई को इतना नागवारा गुजरा कि उसने अपनी बहन की हत्या कर डाली। इसके बाद मौके से फरार हो गया। रविवार रात में लड़की कमरे में मोबाइल चला रही थी। कुछ लोगों का दावा है कि वो फोन पर किसी से बात कर रही थी, जबकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि लड़की सिर्फ मोबाइल चला रही थी। लेकिन जो भी हो, इतनी सी बात कत्ल की वजह तो नहीं बन सकती। फिर क्या वजह रही होगी जो भाई ने अपनी ही सगी बहन का कत्ल कर दिया? क्या भाई को बहन के चाल चरित्र पर शक था या कत्ल की वजह कुछ और? घर में जा रही थी लड़की, फोन चला रही थी बैठी, तो हमारे यहाँ लाइट नहीं आ, केबल कट रहा, तो पता नहीं धरे माया कोई और एकदम तो ही मार के चले गया। यार मैं देख नहीं पाई एकदम से ही, तो मैं घर में से आई करके एकदम से वो भाग गया। वारदात की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, फौरन मौके पर पहुंची। लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। लेकिन पुलिस का माथा तब ठनका जब लड़की की मां ने बेटे को बचाने के लिए बार बार बयान बदला। मृतका की मां ने पहले बताया था कि उनके घर की लाइट कटी हुई थी। अंधेरे का फायदा उठाकर एक युवक घर में घुसा। उसने पीछे से बेटी के सिर में गोली मार दी और फरार हो गया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती दिखाई, आरोपी की मां टूट गई और सारा सच पुलिस के सामने बयां कर दिया। एक युवती है जिसका नाम मुस्कान है, उम्र करीब 18 वर्ष है। उसको गनशॉट इंजरी है और ब्रॉड डेड मतलब मरी हुई हालत में अस्पताल में आई है।
उसकी माताजी ने उसको एडमिट कराने की कोशिश करी है और ये पूरी सूचना पाते ही पुलिस तुरंत अस्पताल जाती है, पूरी घटनाक्रम पता करती है। वारदात देहात क्षेत्र के शेखपुरा कदीम गांव की है। यहाँ 18 साल की मुस्कान अपने परिवार के साथ रहती थी। रविवार को मुस्कान अपने भाई और मां के साथ घर पर थी। वो मोबाइल चला रही थी, जिसे लेकर भाई आदित्य ने उसे डांटा। दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आदित्य ने जेब से पिस्टल निकाली और मुस्कान के सिर पर गोली मार दी, फिर वहाँ से फरार हो गया। गोली मार रखी। गोली कहाँ लगी? कान पर लगी, पीछे बुद्धि में। पीछे से मारी है गोली, सामने से? पीछे तो हमारी मत उसको लोंडी का पर पड़ गई, मैं एकदम तो भाग ली। वो देख भी नहीं पाई, मैं एकदम से भाग ली। मैं तो घर में मतलब फिर लोंडी का पर पड़ गई, मुझे पता ही नहीं। एक लड़की तो वो दुकान पर गई हुई थी, पति थे मेरे, मैं वहाँ गई थी काम पर देहरादून। वो तो अपने बुआ के पास था, उसे कोई पता नहीं। गोली की आवाज सुनकर मां दौड़ती, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि कमरे में मुस्कान लहूलुहान पड़ी थी। मां ने चीख पुकार मचाई तो आसपास के लोग भी वहां आ पहुंचे। इसके बाद परिजन तुरंत मुस्कान को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो उसकी मां द्वारा ये तहरीर दी जाती है कि वो करीब 7, सवा 7 बजे उसकी माँ, लड़की और उसका भाई आदित्य, वो तीनों घर पे थे और लड़की मोबाइल को चला रही थी और शायद उसके भाई ने उसको मोबाइल चलाने से मना किया। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके भाई द्वारा उसको गोली से मार दिया गया है। जो उसका भाई है वो फरार है, लेकिन 3 टीम लगा दी गई है और हमें पूरी हमें उम्मीद है कि उसके भाई को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आरोपी भाई की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली नहर के पुल से नीचे जा गिरा और ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर अंत्येष्टि से वापस ये घर जा रहे थे। रामपुर गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहर के 15 फीट गहराई के पुल से नीचे गिरा है। हरदोई की सुरसा थाना क्षेत्र की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। उन्नाव में 3 महीने की बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आरोप ये है कि पोलियो ड्रॉप पीने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजन शव लेकर डीएम कार्यालय में पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। डीएम अपूर्वा दुबे ने परिजनों से विस्तार से बातचीत कर सीएमओ को जांच के लिए आदेश दिए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। नहीं, इनका कहना है कि बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाई, इसके थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद बच्चे के नाक से खून होना आया है और बच्चे की डेथ हुई है। तो इनको परिवार को मोटिवेट करें कि इससे इनका हम पोस्टमार्टम करा सकें। ऐसा संभवतः होता है कि जब बच्चे ने दूध पीने के बाद एस्पिरेट किया हो, मतलब दूध थोड़ा सा पलट के फेफड़ों में चला गया हो, ट्रकिया में, तब इस तरह की चीज़ें होती हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करें पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम से एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ सामने आ पाएगा। ठीक है। बुलंदशहर के सिकंदरपुर में रेलवे ट्रैक पर पथरी के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया था। मुआयना करने के लिए एडीजी मेरठ जोन राजीव सभरवाल मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की गई। 8 दिसंबर की सुबह सिकंदरपुर में रेलवे ट्रैक पर रखे पथरी के टुकड़े से झारखंड एक्सप्रेस टकरा गई, जिसके बाद बड़ा हादसा होने से बाल बचा था। इससे पहले भी 2 दिन पूर्व यानी कि 6 दिसंबर को खुर्जा जंक्शन पर ऐसी घटना हुई थी और खुर्जा में भी हादसे का शिकार होने से शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन बाल बची थी। मामले के खुलासे के लिए अधिकारियों से पुलिस की 6 टीमें लगा दी गई हैं। और अगली खबर एटा से, जहां पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में जहरीला पदार्थ खाने से 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई। पहला मामला थाना कोतवाली देहात के नगला पाती का है, जहां पर मां के डांटने पर किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। तो दूसरा मामला थाना रिजोर का है, जहां पर पति पत्नी के विवाद में पति ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और शाहजहांपुर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने 4 करोड़ की अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से 4 किलो अफीम, 4.5 लाख रुपए कैश और झारखंड से लाकर कई जिलों में इसे सप्लाई किया जा रहा था। कांड पुलिस ने नहरकोटी से गिरफ्तार कर लिया है। तो शाहजहांपुर की खबर, 4 करोड़ की अफीम पकड़ी गई है। 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना कांड पुलिस एसओजी को सूचना मिली, वहाँ कुछ लोग अफीम बेचने के लिए आ रहे हैं। इस सूचना पर थाना कांड एसओजी सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सहायता से नहर कोठी के पास से 4 लोगों को, मोहम्मद अबरार, रुखसाना खातून जो कि लातेहर झारखंड के रहने वाले हैं, तथा 2 व्यक्ति ओम प्रकाश वर्मा और अंकित वर्मा जो कि जलालाबाद के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से 4.5 लाख रुपए और 4 किलोग्राम। घटना में शामिल तीनों हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कन्नौज का रहने वाला लड़का किराए के मकान में रहकर एसएससी की तैयारी कर रहा था। रात में लड़के ने रास्ते में लिफ्ट मांगी। ये तीनों नशे की हालत में और प्रतीक से झगड़ा ये करने लगे थे। मामला इतना बढ़ गया कि इन तीनों ने प्रतीक से पहले मारपीट की, फिर गला रेतने के बाद सिर कुचलकर हत्या कर दी। देखिए, ये हमें रात में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को 3 लड़के मिलके मार रहे थे ईंट पत्थर से। इस पे हमारी नाइट पुलिस जो तत्काल वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जो सूचना करता थे रामानंद, उन्होंने बताया था कि ईंट पत्थर से मार रहे हैं। जब नाइट की जो हमारी नाइट वाली टीम पहुँची, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ एक व्यक्ति को तत्काल ही पकड़ लिया। इन तीनों ने ही रात में शराब लगभग 9:30 बजे के आसपास पी और फिर बाद में जो मृतक है उसको अपने ई-रिक्शा में बिठाया और काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाते रहे, लड़ाई झगड़ा आपस में करते रहे। इसमें एक खास बात ये पता चली कि ललित निषाद का एक व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा था देवा देवा करके, और उसी की रंजिशन में जब इसको पता चला कि ये दोस्त है इसका, तो इन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। देवरिया में रामपुर कारखाना पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश रजत दुबे मदनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया और गैंगस्टर एक्ट में ये वांटेड था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। अंबेडकर नगर में 20,000 रुपए की घूस लेते हुए लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अकबरपुर लेखपाल संघ अध्यक्ष रुपेश यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बेनामी की जमीन पर मकान बनवा रखे मकान मालिक को लेखपाल धमकाकर अवैध वसूली कर रहा था। ग्राम समाज की जमीन का हवाला देकर लेखपाल जमीन मालिक से 40,000 रुपए मांग चुका था। आज 20,000 रुपए लेते वक्त इसे गिरफ्तार किया गया। आप लोग जो फोटो खींचिएगा इसमें डालिएगा, उसका डालिएगा वर्किंग। मिर्जापुर में सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर नियम के खिलाफ लाउडस्पीकर बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस महकमा सुबह से 5 बजे से फील्ड में निकला। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 69 ऐसी जगहों पर चेकिंग की गई। 7 जगह पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था, उसे कम कराया गया और इस दौरान 7 जगहों के साथ साथ 3 और जगहों पर भी कानूनी कार्रवाई की गई। इन्हें पहले भी मना किया गया था, इसके बावजूद नियम का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, आज टोटल शासन के निर्देश पर लगातार हम लोग जो ध्वनि विस्तारक यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं नियम विरुद्ध, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज इसी क्रम में एक सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक एक अभियान चलाया गया, जिसमें सभी अधिकारी बाहर निकले। इसमें से हम लोगों ने 62 जगहों पर चीज़ें ठीक पाई गई थी। 7 जगहों पर उनको जो ज़्यादा उससे परमिसिबल लिमिट थी उससे ऊपर वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहाँ से उनको उतरवाया गया, उनकी आवाज़ें कम कराई गई। और 3 के खिलाफ हम लोगों ने विधिक कार्रवाई भी की है, जिनको पहले भी मना किया गया था परंतु वो नहीं माने थे, तो उनके विरुद्ध आज विधिक कार्रवाई भी कराई गई है। मथुरा में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन हेलीकॉप्टर से दाऊदी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे। देखिए, आगरा में शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन हेलीकॉप्टर से सीधा दाऊ जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे। श्री दाऊ जी मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हुई।
नौ दंपत्ति ने दाऊ जी महाराज के दर्शन किए। नौ दंपत्ति दूल्हा दुल्हन को देखने भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आगरा के रहने वाले बनवारी लाल यादव चाहते थे कि उनके नाती सूर्यांश यादव शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ सीधा मथुरा के दाऊ जी महाराज के दर्शन करें। लिहाजा उनकी इच्छा के मुताबिक दूल्हा दुल्हन शादी के बाद सीधे हेलीकॉप्टर से मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। दाऊ जी महाराज के दर्शन बेहद शुभ माने जाते हैं। माना जाता है कि शादी विवाह के बाद उनका आशीर्वाद जीवन को खुशहाल बनाता है। लिहाजा इस परिवार ने भी शादी के बाद सबसे पहले दाऊ जी के दर्शन किए। हेलीकॉप्टर से पहुंचे दूल्हे दुल्हन को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में पहुंची, जहां पर उन्होंने 16 मेधावी छात्र छात्राओं को अपने हाथों से मेडल दिया। समारोह में राज्यपाल ने संबोधन किया और सभी छात्र छात्राओं को बधाई यहां पर उन्होंने दी और राष्ट्रपति का आभार भी व्यक्त किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काशी विद्यापीठ के सामाजिक और शैक्षिक योगदान को अमूल्य बताया। विद्यापीठ का ये 45वां दीक्षांत समारोह था। एक बार फिर सब तरफ है अब ये सौभाग्य की बात थी कि राष्ट्रपति आई और उनसे हमें ये गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आगे क्या गोल है? आगे मेरा मीडिया में काम करना है और एक बात और कहना है कि जो बहुत लोग होपलेस हो जाते हैं अपने ड्रीम को लेके, उनसे ये कहना है कि थोड़ा सा मन में विश्वास रखना, खुद पे थोड़ा मन में आस रखना, खुद पे विश्वास रखना, आज नहीं तो कल होंगे सारे सपने सच होंगे। देखिए, ये हम दीक्षांत समारोह विद्यापीठ के लिए बहुत ही विशिष्ट था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितने भी हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, ये पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति महोदया दीक्षांत भाषण पढ़ी। तो हम लोग बहुत मन से इसकी चिर प्रतीक्षा में थे और महामहिम आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से विद्यापीठ के अतीत और विद्यापीठ का भविष्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें बहुत ही मुखर तरीके